सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू को और हर रोज सुबह 6 बजे पाइए जीके एमसीक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन प्लस ट्रिक, वो भी पीडीएफ के साथ। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा बिहार पुलिस फायरमैन 2021 प्रैक्टिस सेट 6 चल रहा है। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुका है, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस सेट 6 का आपको पीडीएफ कल मिलेगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है वो आपका 8 डिग्री चैनल है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल है। अगर आपसे पूछे 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल जो आपका है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। अगर 10 डिग्री पूछे तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है। आइए इसको ट्रिक से समझ लेते हैं कैसे। देख लीजिए यहाँ पे इसका ट्रिक आपके सामने। मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। देख लीजिए, माँ से मालदीव हो गया, मी से मिनिकॉय हो गया, ल से लक्षद्वीप हो गया, फिर मी से मिनिकॉय हो गया, छोटी से हो गया छोटा अंडमान और कार से हो गया कार निकोबार। इसको सही से देख लीजिए, माँ मालदीव और मी मिनिकॉय। तो पूछेगा आपको मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितना डिग्री चैनल है, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप, लक्ष्य से लक्षद्वीप और मी से फिर हो जाएगा मिनिकॉय, इसके बीच कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल। फिर आपको पूछा छोटी कार से निकली, छोटी सबका छोटा अंडमान, कार से कार निकोबार, तो उसके बीच आपको 10 डिग्री चैनल है। इस ट्रिक को याद रखिएगा कि मामी और लक्ष्मी छोटी कार से निकली। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के मध्य आपका 8 डिग्री चैनल है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छी तरह से आपके सामने क्वेश्चंस को ला सकेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न आपके सामने, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन देख लीजिए, 10 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969, 4 जुलाई 1969, 13 अप्रैल 1970। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका है 15 अगस्त 1969। याद रखिएगा इसरो की स्थापना आपका कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का मुख्यालय पूछ ले तो याद रखिएगा इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। अगर आपसे पूछे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आपका के सिवन है। और इसरो का फुल फॉर्म पूछ ले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है दोस्तों, हो सकता है आपका कल से जीके ट्रिक का सीरीज भी स्टार्ट होने वाला हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब जीके ट्रिक में आपको क्या मिलेगा, जीके ट्रिक में जैसे हो सकता है विभिन्न देशों के करेंसी हो गया, विभिन्न देशों का कैपिटल हो गया, विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थल का नाम हो गया, संसद का नाम होगा, ये सब होगा जैसे। और विभिन्न कृषि से कल्चर जैसे एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरी कल्चर, इस सब का ट्रिक आप जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को याद नहीं कर सकते वो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सिर्फ एक बार वीडियो को देख लीजिए, तो कल से हो सकता है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा था? इसका ऑप्शन देख लीजिए, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहता है भारत का। जनगणना किस सूची का विषय है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है जनगणना जो आपका संघ सूची का विषय। याद रखिएगा जनगणना संघ सूची का विषय। अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, जनसंख्या एक होता है जनगणना और एक होता है जनसंख्या। याद रखिएगा इस दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो जनगणना जो आपका संघ सूची का विषय, अगर जनसंख्या पूछ ले तो आपका वो संवर्ती सूची का है। याद रखिएगा। और पूछे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपका 1951 में हुआ था। अगर पूछ ले जनगणना संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका 246 अनुच्छेद में। याद रखिएगा जनगणना जो आपका अनुच्छेद 246 में है। ठीक है। अगर पूछ ले निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में, तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग 324 में है। वित्त आयोग पूछ ले तो संविधान के 280 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, हंटर आयोग संबंधित है। तो बताइए
चौरा चौरी कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खूनी रविवार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, हंटर आयोग आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन बी से, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और अगर से पूछ ले जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहाँ पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिमला में। याद रखिएगा, शिमला में केंद्रीय आलू शोध संस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन देख लीजिए, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पोमोकल्चर, पिसीकल्चर, ये सब कृषि में आते हैं। अब कृषि में बहुत सारे प्रकार आते हैं, जैसे फलों का अध्ययन हो गया, रेशम कीट पालन का अध्ययन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया, जल में पौधा उगाना, ये सब क्या कहलाता है? इन सारे चीज़ को हम ट्रिक से कवर करेंगे, जो कि कल वीडियो आ सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होगा? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, पोमोकल्चर। ठीक है, देखिए नीचे हमने कुछ कृषि के पालन को एक्सप्लेन कर रखा है। मधुमक्खी पालन आपका क्या कहलाएगा? एपीकल्चर, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? ऑप्शन है जातीय संसद, कॉर्टेस, नेसेट, ड्यूमा। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातीय संसद। ठीक है, बांग्लादेश के संसद का नाम आपका क्या है? जातीय संसद। और देख लीजिए कुछ हमने देश के संसद के नाम को कवर किया है। स्पेन के संसद का नाम आपका है कॉर्टेस, याद रखिएगा, इजराइल का नेसेट और रूस का ड्यूमा। इन सारी चीज़ों को भी हम ट्रिक से कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, रूस, अमेरिका, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा राउरकेला स्टील प्लांट आपका जर्मनी की सहायता से लगाया गया है और राउरकेला स्टील प्लांट आपका उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? ऑप्शन देख लीजिए, 22 जुलाई 1947, 25 जनवरी 1950, 23 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949 को। बताइए, संविधान सभा द्वारा जो ध्वज तिरंगा को अपनाया गया, तो इस सवाल का राइट आंसर आपका है 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था संविधान सभा, याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और संविधान तैयार होने में कितना समय लगा था? संविधान तैयार होने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे हुई थी। और अगर आपसे पूछ ले उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था, तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 अगस्त 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है समाजवाद के जनक कौन है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, जॉन लॉक, लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ त्से तुंग। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन। याद रखिएगा समाजवाद का जनक आपका हो जाएगा लेनिन। ठीक है, और यहाँ देखिए हमने कुछ उदारवाद, जैसे उदारवाद का जनक आपका क्या होगा? जॉन लॉक। मार्क्सवाद का जनक हो गया कार्ल मार्क्स। साम्यवाद का जनक हो गया माओ त्से तुंग। याद रखिएगा इस सब प्रश्नों को, उदारवाद का जनक कौन हो गया? जॉन लॉक। और कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद का जनक, माओ त्से तुंग साम्यवाद का जनक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था? ऑप्शन देख लीजिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। कौन कौन? हीनयान और महायान। याद रखिएगा बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। अगर से आप पूछ ले चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगति आपका हुआ था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिख रखा है। अगर आपको इस PDF का आंसर भी चाहिए तो आप मोबाइल नंबर को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ से आपको PDF का आंसर भी मिल जाएगा, हाईलाइटेड आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन देख लीजिए, हर्षवर्धन, राजवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय और इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्वेन सांग आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने से उद्देश्य से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है तारापुर परमाणु विद्युत गृह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिटेन, कनाडा,
फ्रांस या यूएसए? यूएसए हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए। तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, मैक्सिम गोर्की, माओ त्से-तुंग, विंस्टन चर्चिल और मैकियावेली। बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माओ त्से-तुंग। याद रखिएगा, माओ त्से-तुंग पुस्तक ऑन कंट्राडिक्शन के लेखक है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न आपके सामने, बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 फरवरी 1946 को बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका ऑप्शन देख लीजिए, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अगर आपसे पूछ ले सहारा मरुस्थल कहाँ है तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। अगर आपसे पूछ ले दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो याद रखिएगा थार मरुस्थल है, जो कि भारत में है। ठीक है, थार मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबरनामा पुस्तक किसकी है? ऑप्शन देख लीजिए, बाबर, अकबर, अबुल फजल, इनायत खां। बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा, अबुल फजल की पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत कब आया? देखिए, 1946, 1942, 1945, 1941। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946। अगर पूछ ले कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन में आपका 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस था, एबी अलेक्जेंडर था और स्टोफर्ड क्रिप्स था, जिसमें पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष था। अगर पूछ ले संविधान सभा, अगर आपसे पूछ ले कैबिनेट मिशन में जो सदस्य था 3 सदस्य था, उसमें अध्यक्ष कौन था तो याद रखिएगा उसमें अध्यक्ष दो था पैथिक लॉरेंस। याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस जो था कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था, पैथिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा। देखिए, संविधान सभा की कुल 12 बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और आगे अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन देख लीजिए, एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय। बताइए। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स प्रथम। याद रखिएगा, इंग्लैंड में गृह युद्ध आपका चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले जेम्स प्रथम का संबंध एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था तो याद रखिएगा एलिजाबेथ प्रथम का संबंध जो आपका ट्यूडर वंश से था। किस वंश से? ट्यूडर वंश से। अगला प्रश्न है, नागासाकी किस द्वीप पर है? बताइए। ऑप्शन देख लीजिए, होन्शु द्वीप, आइसलैंड द्वीप, बोर्निया द्वीप, क्यूशु द्वीप। बताइए। तो नागासाकी जो शहर है आपका ऑप्शन डी, क्यूशु द्वीप पर है। अगर आपसे पूछ ले जापान का हिरोशिमा किस द्वीप पर है तो याके होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा है। ठीक है, याद रखिएगा, होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा है। और नागासाकी जो शहर है आपका, ये नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रशांत महासागर। ठीक है। और प्रशांत महासागर में ही सबसे बड़ा गर्त पाया जाता है। सबसे बड़ा गर्त क्या है? कौन सा है? मेरियाना गर्त। याद रखिएगा, सबसे बड़ा गर्त आपका मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में ही है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पूछ ले क्या है तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी पर अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई के बीच कितना अंतर है तो याद रखिएगा पृथ्वी पर अधिकतम गहराई और अधिकतम ऊंचाई के बीच आपका 20 किलोमीटर का अंतर है। मतलब अधिकतम गहराई हो गया मेरियाना गर्त, मतलब पृथ्वी की धरती पर कितना अंदर तक गड्ढा है, और पृथ्वी के धरातल से कितना ऊंचाई, जो उसके बीच का जो अंतर है वो 20 किलोमीटर का। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो बताइए, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय ग्रंथि। याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक और डी ब्रोगली। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और देखिए, इलेक्ट्रॉन का पूछे तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन और न्यूट्रॉन का चैडविक। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन देख लीजिए, NH1, NH47, NH2, NH3। बताइए। इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा NH47। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका NH47। अगर आपसे पूछ ले NH47 का पुराना नाम तो याद रखिएगा NH47 का पुराना नाम जो था वो NH7 था। ठीक है, NH47 का पुराना नाम NH7 था, जो कि अब NH47 हो गया। और इसकी लंबाई पूछ ले कि
तो 3745 किलोमीटर। याद रखिए NH40 जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। आगे बढ़ता है, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यूयॉर्क, श्रीलंका, फ्रांस, पेरिस। बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। अगर पूछ ले यूएनडीपी क्या जारी करता है, तो यूएनडीपी आपका मानव विकास सूचकांक जारी करता है, मानव विकास रिपोर्ट। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए, दुग्ध उत्पादन, खाद्य तेलों और फसलों। याद रखिए, खाद्य तेलों और या तिलहन फसलों होगा इस जगह आपका तिलहन होगा। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से आपका पीली क्रांति संबंधित है। अगर पूछ ले दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध क्रांति आपका श्वेत क्रांति से। अगर काली क्रांति पूछ ले तो पेट्रोलियम या खनिज तेलों के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति पूछे तो बागवानी उत्पादन से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपिस में से किस ग्रह पर है? बताइए, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या बुध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, मंगल पर। और मंगल पर निक्स ओलंपिया नाम की पर्वत भी है। दो चीज है मंगल पर, निक्स ओलंपिया नाम की पर्वत और ओलंपिस में से एक ज्वालामुखी है, जो कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होता है? ऑप्शन देख लीजिए, 15, 11, 9 या 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15। और अगर आपसे पूछ ले फुटबॉल में, तो याद रखिएगा 11, क्रिकेट में 11, हॉकी में 11 और खो खो में 9 होता है। याद रखिएगा, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या आपका 9 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन देख लीजिए, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, वियना या रोम। तो विश्व व्यापार संगठन जो होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जेनेवा। ठीक है, और WHO का भी जेनेवा। याद रखिएगा। सीरीज का लास्ट प्रश्न था, प्रैक्टिस सेट 6 का ये लास्ट प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल से आपका जीके ट्रिक का सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं।